नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि अलग अलग जो दवाएं होती हैं उसको एक ही ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लीन मैक। इस दवा का उपयोग जो होता है वो मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। उसी से सिमिलर नाम जो है वो लिनमैक 5 है, ठीक है। और ये जो दवा का उपयोग होता है वो कैंसर के उपचार के लिए होता है। तो देख रहे हैं कितना क्लोज नाम है और दोनों का जो उपयोग है वो बहुत ही डिफरेंट डिजीज में किया जाता है, अलग अलग बीमारियों में किया जाता है। और अभी बहुत सारे जो फार्मेसी होती हैं वहां पे ट्रेंड लोग नहीं होते, उसके कारण जो होती है एक कंफ्यूजन होने के कारण जो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है विभिन्न प्रकार के रोगियों को, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे। सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गाइडलाइन दिया गया, उसको भी अनदेखा किया गया, ठीक है। तो इसके सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि ये अलग अलग दवाएं एक ब्रांड के अंदर जो बेचे जाते हैं इसका जो दुष्परिणाम देखा जाता है वो कहीं ना कहीं रोगियों में देखा जाता है। तो इसको सही तरीके से किस तरह से हम लोग प्रबंधित करेंगे, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल। ये जो मेनली कनेक्टेड है आर्टिकल में राइटर के द्वारा जल जीवन मिशन के बारे में कहा जाता है। इसमें सिंपली राइटर के द्वारा कुछ नाम लिए जाते हैं, जैसे कि क्यारकुल भट्टा जो कि उत्तराखंड में है। तो वहां के पहाड़ी गांव में अब बड़े पैमाने पर पलायन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां पे जल जीवन मिशन के कारण घर घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। इसी कारण वहां से पलायन कम हो गया। उसी प्रकार झारखंड के कुसुमडीहा के आदिवासी गांव में मानव पशु संघर्ष में भी कमी देखी गई है। जहां पे एक तालाब हो या फिर जो भी जल का स्रोत हो वहां पे मानव और पशु के बीच में लगातार संघर्ष देखा जाता था। तो ये जो परियोजना चलाया गया सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन, उसी के द्वारा वहां पे मनुष्य को गांव में आसानी से जल को पहुंचाया गया, जिससे ये संघर्ष को रोकने में कामयाब हो गए। उसी तरह का एक एग्जांपल लिया जाता है चांदपुर गांव जो कि महाराष्ट्र में है। वहां एक बार फिर से अच्छे तरीके से लोग खुशहाली का जीवन जी रहे हैं क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन द्वारा नल का पानी उपलब्ध कराया गया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन पहले ही जो है वो 73% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध करा चुका है। इसका मतलब है कि 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन आ चुका है, ठीक है। जबकि अगस्त 2019 में केवल सिर्फ और सिर्फ अगस्त 2019 में केवल 3.23 करोड़ नए नल के कनेक्शन लगाए गए, ठीक है। तो इस मिशन के माध्यम से जो कि जल जीवन मिशन है, इसी में सिंपली कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए और इससे भारत का तेजी से विकास हो, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी गोल 6 जो है उसको हम लोग प्राप्त कर सके सभी तक स्वच्छ जल की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। क्या क्या नियम है जल जीवन मिशन के, हर एक चीज को जल जीवन मिशन का उद्देश्य, दृष्टिकोण, ठीक है, घटक क्या होते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है, नुकसान क्या है, महत्व क्या है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है दूर संचार अधिनियम, अगले आने वाले कई कई वर्षों तक बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी रहेंगे। इसी के संदर्भ में ये जो नया अभी बिल पास हुआ है, टेलीकॉम बिल 2023 विंटर सेशन में पास हुआ है, ठीक है। तो उसी के कुछ लाभकारी विशेषताओं को बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। उन्हीं के द्वारा द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के बारे में कुछ विशेषताएं बताई जा रही है लगातार। जैसे कि बताया जा रहा है 1996 के समय में कोई भी फोन नहीं था, जो फोन टैप किए जाते थे वो सीनियर अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, परंतु अभी वर्तमान समय में नए नए तकनीक आने के कारण लोगों की प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो इसको भी कवर किया गया है इस नए अधिनियम में, ठीक है। उसके बाद ओटीटी ऐप के बारे में बताया जा रहा है, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसको नियंत्रित करने के लिए या फिर जो भी यूजर यूज कर रहे हैं उसके अकाउंटेबल होने के लिए भी इसमें नए नए प्रावधान रखे गए हैं। उसके बाद जैसे कि आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, खासकर सिम कार्ड के खरीदने के लिए, ठीक है। और केवाईसी किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंस मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ सवाल जो है उसके जवाब दे रहे हैं
IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, तो इसको भी अच्छे से पढ़े, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भूटान के चौथे राष्ट्रीय चुनाव का अभी वर्तमान समय में शुरुआत हो गया है। तो अभी जो समय है वो लगातार चुनाव का है। भारत में भी चुनाव होने ही वाले हैं, यूएसए में भी चुनाव होने वाले हैं, अभी ही बांग्लादेश में चुनाव हुआ और अभी वर्तमान समय में भूटान में चुनाव हो रहे हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि जानते हैं हम लोग कि भूटान में 2008 से पहले तक राजतंत्र था, ठीक है, और 2008 से ही वहां पे संसदीय शासन आया है। तो संसदीय शासन में ये भूटान का चौथा राष्ट्रीय चुनाव है, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में जो है वो भूटान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया कि भूटान का जो इस बार का जो ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो लगभग 1.7% ऑफ जीडीपी था, ठीक है। तो इसके सुधारने के लिए भूटान सरकार के द्वारा एक मेगा सिटी योजना की घोषणा की जा रही है। तो क्या होता है मेगा सिटी योजना, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और ये कहीं ना कहीं मेगा सिटी योजना जो है वो भारत के संयुक्त साझेदारी में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, इंडियाज प्रॉब्लम, डिफरेंट ड्रग्स आइडेंटिकल ब्रांड नेम, ठीक है। अलग अलग दवाएं जो होती है और उसे भारत में धड़ल्ले से एक ही ब्रांड नेम के अंदर बेचा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगियों के प्रति समस्या उत्पन्न कर दे रही है। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है राइटर के द्वारा, लिनेमैक और लिनेमैक 5, ठीक है। तो लिनेमैक जो होता है वो सिंपली डायबिटीज के उपचार के लिए होता है, वहीं लिनेमैक 5 जो है वो एक कैंसर के रोग के उपचार के लिए बनाया गया है। तो देख सकते हैं इतना छोटा सा डिफरेंस है नाम में, लिनेमैक 5 और लिनेमैक, लेकिन इसका जो उपयोग होता है वो बहुत ही अलग अलग रोग के लिए होता है। एक डायबिटीज के लिए होता है, एक कैंसर के लिए होता है। तो ये जो है इस तरह का नाम फार्मेसी में इन दवाओं के बीच भ्रम के परिणाम रोगियों के लिए गंभीर उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल शॉप में जाते हैं और वहां पे एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं है तो इस चीजों को अगर नहीं समझ पाता है और अगर वो थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है तो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव जो होगा वो रोगी को ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जाता है। ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है, मेडजोल और यहाँ पे मेडजोल 400, ठीक है, मेडजोल 200। तो ये सभी का अलग अलग उपयोग है लेकिन नाम जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बिसेंट राजकुमार, ठीक है, यही इस बारे में बता रहे हैं कि जो अलग अलग दवाएं बनाई जा रही है वर्तमान समय में खासकर भारत के बाजार में, और वो एक ही ब्रांड में बेची जा रही है, जिससे जो फार्मासिस्ट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसका कंफ्यूजन होता है तो उसका दुष्परिणाम रोगियों को भोगना पड़ रहा है। तो हम लोग एक छोटा सा मतलब जान लेते हैं कि ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर है जो कैंसर से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है समस्या लगातार देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार जो दवाएं हैं अलग अलग रोग के लिए और एक ही ब्रांड में बेचे जा रहे हैं। ये कोई नई समस्या नहीं है, भारत में बहुत पुरानी समस्या है, ठीक है। इसी में डॉक्टरों द्वारा उदित सबसे लोकप्रिय उदाहरण दिया जा रहा है ब्रांड नेम मेडजोल, जिसका हम लोगों ने अभी फिगर देखा। तो उसका उपयोग 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा पूरी तरह से अलग अलग चिकित्सीय स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहली कंपनी की अगर बात की जाए तो मिडजोलम युक्त दवा बेचने के लिए मेडजोल का उपयोग करती है, जिसका उपयोग शामक, ठीक है, सेडेटिव के रूप में किया जाता है। और दूसरी कंपनियां जो होती है वो डोमपेरिडोन और पेंटोप्राजोल, ये भी जो है मेडजोल डीएसआर नाम का उपयोग करती है, जिसका उपयोग पेट की एसिडिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। और तीसरी कंपनियां जो है एल्बेंडाजोल युक्त फॉर्मुलेशन के लिए मेडजोल 400, ठीक है, जिसका उपयोग बच्चों के कृमिनाशक उपचार मतलब कि डीवार्मिंग ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन के लिए उपयोग किया जाता है, मेडजोल 400। उसके बाद चौथी कंपनियां जो होती है एट्राकोनाजोल युक्त फॉर्मुलेशन के लिए मेडजोल 200 का उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं ना, एक ही कंपनी का नाम विभिन्न प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, वो भी विभिन्न रोग के लिए, जो एक शक्तिशाली एंटी फंगल दवा है, ठीक है, जिसका उपयोग ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर लड़का एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल शॉप का, तो अगर ये हेर फेर कर देता है दवाई में, उससे कितना समस्या हो सकता है, कितने तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आगे कहा जाता है, फोनेटिकली एंड विजुअली सिमिलर, जो दवाएं बोलने में, उसके नाम बोलने में सेम होते हैं, देखने में सेम होते हैं, उससे भ्रम उत्पन्न होता है,
ठीक है। तो समान व्यापारिक नामों का उपयोग समस्या का केवल एक हिस्सा है, ठीक है। अधिक व्यापक समस्या समान व्यापारिक नामों का उपयोग है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। तो उदाहरण में यहाँ पे कहा जाता है जहां एक कंपनी पैरासीटामोल बेचने के लिए मेडपोल ब्रांड का उपयोग करती है, वही दूसरी कंपनी कार्टिकोस्टेरॉइड बेचने के लिए मेड्रोल का प्रयोग करती है। देख रहे हैं कि मेडपोल और मेड्रोल, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर उसका फोनेटिक्स गलत हुआ, सभी लोग तो एक बात है कि हर एक वर्ड को साफ से बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है, वो रीजनली भी डिफरेंस होता है। तो इसी की बात की जा रही है कि मेड्रोल ब्रांड का उपयोग करते हैं। और तीसरी कंपनी जो होती है वो एंटीबायोटिक बेचने के लिए मेट्रोजोल ब्रांड का उपयोग करती है। ये नाम जो है वो फोनेटिकली ध्वन्यात्मक रूप से मेड्रोल के समान लगता है और एक दूसरे के समान भी है, जिसमें केवल एक या दो अक्षर का विस्थापन है, ठीक है। उसी में आगे कहा जाता है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग सक्रिय सामग्री बेचने के लिए समान समान मतलब कि सेम नाम रखने का उपयोग करती है। कभी कभी वही कंपनियां दूसरे फॉर्मुलेशन को, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, वो कंपनियां ये प्री प्लान भी करती है, ठीक है। दूसरे फॉर्मुलेशन को बढ़ावा देने के लिए एक फॉर्मुलेशन के लिए एक सफल ब्रांड का नाम तैयार कर लेती है। उदाहरण के लिए जो कंपनी लेवोनोग्रेस्ट्रैल युक्त आपातकालीन गर्भ निरोधक, इसी को कहा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईसीपीज के बेचने के लिए ब्रांड का नाम आईपिल का उपयोग करती है, वह लेवोनोग्रेस्ट्रॉल और एथिनाइलेस्ट्रोडियोल युक्त दैनिक, यहाँ पे देख सकते हैं एक जो होता है वो ईसीपीज के लिए उपयोग होता है और एक दैनिक गर्भ निरोधक गोली के रूप में ब्रांड का नाम जो है वो आईपिल डेली है, उसका उपयोग करती है। तो निषेचक को रोकने के लिए संभोग के बाद ईसीपीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे कहा जाता है कि नाम देख सकते हैं कितना सेम है, लेकिन दोनों का उपयोग बहुत ही अलग होता है। और जबकि ओव्यूलेशन और फिर निषेचन को रोकने के लिए दैनिक गर्भ निरोधक का उपयोग किया जाता है और ये विनिमय नहीं है और फार्मेसी में कोई भी भ्रम अवांछित गर्भ धारण का कारण बन सकता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, भारत जैसे देश में ऐसे एक समान नाम का उपयोग विशेष रूप से दो कारणों से चिंताजनक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर किया जाता है कि भारत में सभी दवाओं की जो पैकेजिंग होती है उस पर अंग्रेजी भाषा में नाम लिखे जाते हैं और नुस्खे की सलाह दी जाती है, जो कि 10% से कम आबादी द्वारा बोली जाती है। भारत में मात्र 10% या उससे कम ही आबादी जो है वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक गलत परंपरा है भारत में। अगर दवा भारत के लिए है तो भारत के भाषा में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए या फिर रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे कही जाती है कि भारतीय फार्मेसियों को खराब तरीके से विनियमित किया जाता है। भारत में न केवल फार्मेसी नियमित रूप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं देती है, बल्कि कई फार्मेसी केवल प्रशिक्षित फार्मासिस्टों के साथ काम करने की कानूनी आवश्यकता का भी पालन नहीं करती, जिसका दुष्परिणाम जो होता है विभिन्न प्रकार के पेशेंट को ही भुगतना पड़ता है। देखते हैं क्लियर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत से फार्मेसी जो होती है वो जितने भी प्रशिक्षित फार्मासिस्ट होते हैं उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत हैं, ये कारक पहले से ही दवाओं के वितरण में त्रुटियों की संभावना को बढ़ा देता है, ठीक है, जहां पे इस तरह के प्रशिक्षित फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। तो इस घातक संयोजन में दवाओं के समान ध्वनि वाले ब्रांड का नाम जोड़ता है और नुस्खों में त्रुटियां, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है अगर डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन में भी कोई एरर हो जाता है तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन का गलत दवा दे देगा फार्मेसी के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णय भी दिए गए हैं। जैसे दवाओं के लिए समान व्यापारिक नामों की समस्या कई दशक से ज्ञात है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2001 में और स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 59वीं, ये याद रखिएगा 59वीं रिपोर्ट में 2012 में स्वास्थ्य मंत्रालय से इसे रोकने के लिए प्रक्रिया बनाने का आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि इस तरह के सेम नाम जो होते हैं उसको रोका जाए, पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए दवाओं के लिए ऐसे नाम का उपयोग जो भ्रम उत्पन्न करता है, ठीक। आखिरकार यहां तक कि कंपनी रजिस्ट्रार और भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम है कि किसी भी, यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम बनाया गया है कि किसी भी दो कंपनियां या प्रकाशनों के नाम सामान्य नहीं होंगे या फिर नजदीक नाम नहीं होंगे, ठीक है। तो अफसोस की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस न्यायालय और संसद की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया, जब तक कि 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ने इस पर फिर से ध्यान नहीं दिया और ड्रग कंट्रोल
जनरल ऑफ इंडिया को फटकार नहीं लगाया। तो फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क का उल्लंघन का एक और मामला जो सामने आया, ठीक है। तो ये बातें देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन दिया गया था, जिसका नजरअंदाज किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होती है विनियमित रूप से समान या समान ध्वनि वाले ट्रेडमार्क को लेकर भारत भर की अदालतों में ट्रेडमार्क कानून के तहत एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करती रहती है, यही कारण है, ठीक है। तो यह रूपरेखा जो है वो दो कारणों से निरर्थक है। सबसे पहले, स्व प्रमाणन मतलब कि सेल्फ सर्टिफिकेशन में काम नहीं करता है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में कई दवाओं के नाम जो है वो भ्रामक रूप से एक समान है। और दूसरी बात यहाँ पे कहा जाता है, भले ही कोई कंपनी नए कानून का पालन करना चाहती हो, फिर भी भारत में सभी फार्मास्यूटिकल ब्रांड कंपनियों का कोई भी, यहाँ पे ये भी मुख्य बात याद रखिएगा कि भारत में सभी जितने भी दवाएं हैं उसका एक डेटाबेस अभी भी उपलब्ध नहीं है भारत में, ठीक है। तो CDSCO मतलब कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले प्रत्येक राज्य और यूटी में 36 विभिन्न दवा नियंत्रकों से डेटा एकत्र करके ऐसा डेटाबेस बनाना चाहिए जिससे भारत में जितने भी मेडिसिन है उसका डेटा हम लोग उपलब्ध करा सके एक बार में। तो ये जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, CDSCO के द्वारा मतलब कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह का स्टेप उठाए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है आगे कि एक ऐसे देश के रूप में भारत के पास नक्शे संबंधित त्रुटियां मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन अगर एरर हो जाता है या फिर अच्छे से, ऐसे भी तो डॉक्टर बहुत अच्छे राइटिंग्स लिखते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वो पढ़ने में गलती हो जाती है तो क्या होगा। तो इसी की बात की जा रही है कि प्रिस्क्रिप्शन एरर पर कोई भी डेटा नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए डेटा की अनुपस्थिति, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ पे बचने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए डेटा की अनुपस्थिति एक समस्या की अनुपस्थिति है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, द एब्सेंस ऑफ डेटा इज द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि एक बार जब स्वास्थ्य मंत्रालय स्वीकार कर लेता है कि कोई समस्या है तो वह USA या फिर यूरोप इन दोनों से सीख सकता है, ठीक है, कि दोनों न्याय क्षेत्रों के पास अपने दवा नियामकों के भीतर विशिष्ट प्रभाग हैं जो नुस्खे संबंधी त्रुटियां, प्रिस्क्रिप्शन संबंधी एरर्स को कम करने के लिए, भ्रम से बचने के लिए कई कारकों पर दवाओं के नाम की जांच करते हैं, ठीक है। वो वहां पे सिस्टम बनाए हुए हैं USA या फिर यूरोपियन कंट्रीज में कि कैसे विभिन्न प्रकार के सिस्टम बनाया गया है कि सेम नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम ब्रांड नहीं होना चाहिए। तो उस तरह का नए कदम भारत के द्वारा भी उठाया जा सकता है। भारत में इसी तरह के सुधार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्रग विनियमन अनुभाग के भीतर रत्ती भर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। इसी को सुधारने की आवश्यकता है, इसी को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि भारत में जो है वो दवा से संबंधित समस्याएं जो हो रही है कि अलग अलग दवाएं एक ही नाम से बेची जा रही है, एक ही ब्रांड नेम से बेची जा रही है, ठीक है, और इसके जो मेडिसिन के डेटा है वो भी सही तरीके से नहीं है, ठीक है। तो उसको सुधारने की आवश्यकता है जिससे हम अपने दवा संबंधित समस्याओं को सुधारने में सक्षम हो सके, जैसे USA और यूरोपियन कंट्रीज ने कदम उठाए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, मतलब प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो बातें की जा रही है जल जीवन मिशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव क्यारकुल भट्ट में बड़े पैमाने पर पलायन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे नल से जल अब उपलब्ध हो गया है। उसी तरह दूसरा एक जगह बताया जा रहा है कुसुमडीहा जो कि झारखंड में है। वहां के आदिवासी गांव में भी मानव पशु संघर्ष लगातार देखे जाते थे और सिर्फ जल के कारण, ठीक है, एक जगह जल की उपलब्धता होने के कारण मानव और पशु के बीच में लगातार संघर्ष होते थे। परंतु वर्तमान समय के जल जीवन मिशन के कारण वहां पे मनुष्यों के गांव के लिए, ठीक है, नल का उपलब्ध कराया गया, नल से जल का उपलब्ध कराया गया और इस तरह का संघर्ष कम हो गया। वहीं तीसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है महाराष्ट्र के चांदपुर गांव का, ठीक है, जहां भी अब खुशहाली आ गई है क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता हो गई है जल जीवन मिशन से, वहां पे नल से जल अब उपलब्ध हो गया है। तो यही बात कहा जा रहा है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जल जीवन मिशन। अब हर एक चीज को जल जीवन मिशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह 2024 तक देश के प्रत्येक, ठीक है, ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करता है और यह मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
लॉन्च किया था। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो 1972 में केंद्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए समर्थन शुरू किया था। 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कर दिया गया था। ठीक है, और यह केंद्र और राज्यों के बीच धन साझा करने वाली एक केंद्र प्रायोजित, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा देगा। ठीक है, एक केंद्र प्रायोजित योजना बना दी गई थी। तो NRDWUP का लक्ष्य जो है, यही बात किया जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम का लक्ष्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक परिसर के भीतर सभी घरों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये ध्यान रखिएगा SDG का क्या गोल है 2030 के लिए, खास के स्वच्छ जल के लिए। ठीक है, हालांकि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक ही हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ बातें हैं जो ये फिगर में दिया गया, जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्य बातें यहाँ पे दी गई। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य जो है वो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इसके पॉइंट्स ही ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो क्रियान्वयन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, और पानी समिति जो है वो गांव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना, प्रबंधन करना और रखरखाव करता है पानी समितियां। तो सदस्य जो होते हैं वो 10 से 15 होते हैं। कम से कम 50% इसमें महिलाएं होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख घटक देख सकते हैं, जैसे बॉटम अप प्लानिंग हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, SDG गोल भी ध्यान दिया जा रहा है, कौशल विकास और रोजगार सृजन, धूसर जल का प्रबंधन, स्रोत की संधारणीयता, ये सारी चीजें इसमें ध्यान दी जा रही है। गोवा तथा दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव, ये 3 जगह जो है 100% लोग घर में नल का कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। ठीक है, और इसका वित्तीय प्रतिरूप देखते हैं तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, जहां पे अगर हिमालयी क्षेत्र, अगर हिमालयी राज्य या पूर्वोत्तर राज्य जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, वहां पे 90% जो भाग है वो खर्च करेगा केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार, और 10% राज्य सरकार। वहीं अन्य राज्य जो है वो 50-50% दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यूटीज में 100% जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो केंद्र के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य और दृष्टिकोण देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो जल जीवन मिशन का केंद्रीय उद्देश्य जो है वो भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य जो है वो घरों में पीने के पानी के अस्थायी स्रोत के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने के जल जनित बीमारियों को खत्म करना और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके क्रियान्वयन से जुड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता और समय रेखा को दर्शाता है। ठीक है, जो कि 2024 तक इसको प्राप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके उद्देश्य जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, FHTC गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों जैसे सूखा प्रवणता, रेगिस्तानी क्षेत्र, सांसद आदर्श ग्राम योजना, गांव आदि में FHTC प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, GP भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों, सामुदायिक भवनों में भी FHTC मतलब कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान की जा रही है। नल कनेक्शन की कार्य क्षमता की निगरानी भी की जाएगी और स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह नगद, वस्तु या फिर श्रम योगदान के साथ साथ स्वैच्छिक श्रम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे रोजगार भी उपलब्ध होगा, खासकर श्रमिकों के लिए सुनिश्चित करेगा। और जल आपूर्ति प्रणाली नियमित संचालन और रख रखाव के लिए भी O&M, ठीक है, के लिए भी टिकाऊ बनाएगा। लघु और दीर्घकालिक मांगों को पूरा करने के लिए भी जल क्षेत्रों में मानव संसाधनों को सशक्त और विकसित करेगा। अब इससे मुख्य घटक क्या है, जैसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गांव में पाइप जलापूर्ति बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, विश्वसनीय पेयजल स्रोत का विकास किया जा रहा है, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मौजूदा स्रोतों को विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए थोक जल अंतरण प्रणाली और उपचार संयंत्रों और वितरण नेटवर्क का भी निर्माण किया जा रहा है। जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान और प्रदूषकों को दूर करने के लिए भी तकनीकी हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। ठीक है,
हम लोगों ने उस समय भी देख लिया कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति का जो गोल रखा गया है, ठीक है, सभी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा लगभग 2024 में ही जल जीवन मिशन के द्वारा, ठीक है। भूजल प्रबंधन प्रणालियों का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो 2024 तक हर घर में FHTC, तो FHTC को सिंपली कहा जाता है इन एवरी रूरल फंक्शन हाउस होल्ड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन एवरी रूरल होम, ठीक है। तो इसी के लिए प्रदान करने में लक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है। ये चुनौतियां भी हो सकती है जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, जब अप्रत्याशित चुनौतियां आती है, तो इस समय भी जल जीवन मिशन के द्वारा बेहतर कार्य किए जाएंगे, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि सामुदायिक भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है। मिशन जल आपूर्ति प्रणाली की योजना जो है उसके कार्यान्वयन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करने के सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपसी जो मतभेद है वो जल की आपूर्ति के लिए लोग एकजुट होंगे। यह दृष्टिकोण जो होगा वो निवासियों के बीच स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को भी बढ़ावा देगा। उससे जानबूझकर कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। इस तरह के जैसे जल जीवन मिशन में जो भी पाइप्स लगाए गए उसको तोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद बुनियादी ढांचे का विकास, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन मिशन नल कनेक्शन, जल उपचार संयंत्र, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क सहित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी ध्यान केंद्रित करेगा और यह व्यापक दृष्टिकोण जो होगा वो दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। उसके बाद तकनीकी एकीकरण, जल जीवन मिशन जल आपूर्ति प्रबंधन को अनुकूल करने के लिए तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा देगा। क्षमता का निर्माण भी होगा, जैसे क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन की सफलता के अभिन्न अंग होंगे, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा लोग इस क्षेत्र में अपना अनुभव प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षित होंगे और भी अलग अलग जगह जाके वो नौकरियां कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा, ठीक है। ये पहल स्थानीय जल समितियों और श्रमिकों को जल आपूर्ति प्रणाली को प्रभावी ढंग से बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या हैं। जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता, अगर स्वच्छ जल पहुंचेगी, डेली ताजा जल आएगा तो जल संबंधित बीमारियां नहीं होगी, ठीक है। मिशन स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता स्थितियों में सुधार करके जल जनित बीमारियों की व्यापकता को कम किया जाएगा। जल से संबंधित जो बीमारियां होती है उसको कम करने में सफल होंगे। महिला सशक्तिकरण होगा, क्योंकि इसमें जो सदस्य रखे गए हैं 10 से 15, उसमें 50% जो महिलाएं होगी, ठीक है। ये ध्यान रखा गया है कि महिलाओं को 50% रहना ही है। तो सुलभ जल आपूर्ति जल संग्रहण के बोझ को कम करती है, जिसे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उठाती है। इससे उन्हें अन्य उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे उनके सशक्तिकरण में भी योगदान बढ़ेगा। आर्थिक विकास भी होगा। बेहतर जल आपूर्ति जो है ग्रामीण समुदाय में कृषि का विकास करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी सफल होगा, जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, उससे आय भी बढ़ेगी। पर्यावरणीय स्थिरता, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से जल जीवन मिशन भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य जल संसाधनों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अगर योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के कार्य किए जाएंगे, जल को बर्बाद नहीं किया जाएगा अनावश्यक, तो फिर जल को हम लोग संरक्षित रख सकते हैं हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जिससे कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसके नुकसान क्या है, ये महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट अच्छी चीजें तो सब बोल सकते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक कौन बोलेगा। तो सबसे पहले चुनौतियों देख लेते हैं। तो सबसे पहले चुनौतियां देख लेते हैं, जैसे कार्यान्वयन में चुनौतियां। मिशन का सफल कार्यान्वयन विभिन्न हितधारकों के बीच कुशल समन्वय पर निर्भर करता है, जो भौगोलिक रूप से बिखरे हुए या फिर सांस्कृतिक रूप से, जैसे कि दूर दराज के क्षेत्र जहां पहुंचना एक्सेसिबिलिटी नहीं है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो या फिर हिमालयन रीजन हो, दुर्गम रीजन हो, जहां पे पहुंचना मुश्किल हो, ठीक है, वहां समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जहां पे कोई भी पाइपलाइन बिछाने में बहुत समस्याएं होती है, लोगों से कम्युनिकेट करने में समस्याएं होती है, तो इसके कार्यान्वयन, ये जो जल नल मिशन है उसके कार्यान्वयन में भी वहां पे समस्याएं आ रही है, तो इसके विविध क्षेत्रों में भी चुनौतीपूर्ण रहती है। तो वित्तीय बाधाएं क्या है इस मिशन का, तो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की अलग अलग वित्तीय क्षमताओं को देखते हुए, जैसे कि महाराष्ट्र के पास जितना पैसा है उतना बिहार के पास पैसा नहीं, ठीक है। तो महाराष्ट्र तो अपने बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए वो पैसा लगातार दे दे, लेकिन हो सकता है बिहार सक्षम ना हो या फिर वहां भ्रष्टाचार ज्यादा हो, तो कारण जो भी हो वित्तीय बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। हर एक राज्य का अपना इनकम जो है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अलग अलग वित्तीय क्षमताओं को देखते हुए
इतने विशाल और महत्वाकांक्षी मिशन के लिए बजट आवंटन सुनिश्चित करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 चुनौतियां बताई गई हैं। अब महत्व देख लेते हैं। जैसे कि जल जीवन मिशन में मानव अधिकार, स्वच्छ जल तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है और मिशन प्रत्येक नागरिकों के लिए इस अधिकार को पूरा करता है। सतत विकास मिशन पानी की कमी और प्रदूषण को संबोधित करता है। ठीक है, ये दोनों चीजों को संबोधित करता है। पानी की कमी को भी दूर करेगा और जो जल जनित बीमारियां हैं उसको भी दूर करेगा, यानी कि वहां पे जल से संबंधित प्रदूषण को भी कम करेगा। समग्र विकास को बढ़ावा देकर सतत विकास एसडीजी, ठीक है, उसके लक्ष्यों को बढ़ाने में योगदान देगा। सामाजिक समानता जल जीवन मिशन का उद्देश्य समान जल पहुंच सुनिश्चित करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को भी कम करेगा। तो निष्कर्षतः ऐसा कहा जाता है राइटर के द्वारा कि अंत में जल जीवन मिशन पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों के लिए आशा की किरण है, जो स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी मौजूद है। मिशन की परिवर्तनकारी क्षमता और इसके द्वारा लाए जाने वाले सकारात्मक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे यात्रा जारी रहती है, इस पहल की लहरें सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा करने के लिए नियत है, जो आने वाले पीढ़ियों के साथ गूंजती है। ठीक है, तो ये था बहुत ही पॉजिटिव एक कंक्लूजन था यहाँ पे। ठीक है, निष्कर्ष था। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा जल जीवन मिशन क्या है, और इसी के बारे में राइटर बता रहे थे कि बहुत तेजी से जो है 2024 में ही प्रयास किया जा रहा है। इसका लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन का कि 2024 तक सभी के घर में नल से संबंधित कनेक्शन को लगा दिया जाए और सभी के घर में स्वच्छ जल को आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ये जो है अश्विनी वैभव है, आईटी मिनिस्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस तरह का ये आर्टिकल दिया गया है। मेनली जो इनसे सवाल पूछे गए हैं उसी का जवाब दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह के सवाल हैं और इसी का जवाब इनके द्वारा दिया गया है, तो इसलिए एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो संसद द्वारा पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 जो हाल ही में विंटर सेशन में भी पास हुआ है, तो इसकी वास्तविकताओं के बारे में बताया जा रहा है आईटी मिनिस्टर के द्वारा कि वास्तविक संरचना जो है वो सुधारों का एक सेट है। ये जो अभी अधिनियम बनाया गया है जो हमें कई वर्षों तक खास के आईटी के क्षेत्र में, ठीक है, बेहतर बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि हम लंबी अवधि के लिए लाइसेंस परमिट व्यवस्था से बहुत गुणात्मक प्राधिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास विवाद समाधान के लिए 4 स्तरीय संरचना और साथ ही दूरसंचार कंपनियों के लिए उल्लंघनों की स्वयं रिपोर्ट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है 4 संरचना जो कही जा रही है, इसके स्तंभ वैधता, आवश्यकता, आनुपातिकता या फिर प्रक्रियात्मक, मतलब कि लीगलिटी, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनलिटी और प्रोसीड्यूरल गारंटी। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो अब देख लेते हैं इस अधिनियम की मुख्य बातों को डिस्कस किया गया है जो मिनिस्टर के द्वारा, वो क्या क्या है। तो यहाँ पे कहा जाता है हम लंबी अवधि के लिए लाइसेंस परमिट व्यवस्था से बहुत गुणात्मक प्राधिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की जाएगी। यह भी ध्यान रखिएगा शब्द को कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की जाएगी। रक्षा जैसे कुछ मुद्दों को छोड़कर जहां स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक, मतलब कि अगर इमरजेंसी या फिर रक्षा संबंधित मामला हो तो वहां पे सरकार को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी गई है इस तरह के अधिनियम को नियंत्रित करने के लिए या फिर दूरसंचार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे कहा जाता है कि जहां स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक रूप से आवंटित किया जाएगा जब रक्षा संबंधित मुद्दे होंगे। इसमें अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को साझा करने और छोड़ने के साथ साथ स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंडों के सामंजस्य का भी प्रावधान है। नवाचार के लिए हमारे पास सैंड बॉक्स है, जहां यहाँ पे शिक्षा की बात की जा रही है कि शिक्षा जगत नए प्रौद्योगिकी के साथ उपयोग कर सकता है। रास्ते का अधिकार, राइट ऑफ वे, ठीक है, एक और बेहतर कदम उठाया जा रहा है इस अधिनियम के द्वारा जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। तो राज्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण को भी नियंत्रित करेगा और जिला न्यायाधीशों को कोई विवाद होने पर इन मामलों में मुआवजा तय करने का भी अधिकार है। ये सब नए नए प्रावधान दिए गए हैं इस अधिनियम में। हमारे भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की मात्रा को भी 3 गुना कर दिया गया है। हम 2014 के बाद से इससे पहले की 4 गुना स्पीड बढ़ गई है इंटरनेट की, लेकिन 6G जैसी नई प्रौद्योगिकियों से निपटने के लिए और अधिक आने की आवश्यकता है। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कि अभी सभी जगह जो है वो इंटरनेट की स्पीड
एक समान नहीं है। जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है उतने ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, उसी की बात की जा रही है। हमारे पास विवाद समाधान के लिए 4 स्तरीय संरचना है। साथ ही दूरसंचार कंपनियों के लिए उल्लंघन की स्वयं रिपोर्ट करने का एक तरीका भी है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट करने का भी नए नए तरीके बनाए गए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, समाधान तंत्र बनाया गया है। पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि में विस्तारित किया गया है। यह कम सेवा वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने के अपने, ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पे सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं पहुंची वहां पे भी कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास की सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जब ऐसा कोई बात आता है तो इस पे पूरा का पूरा नियंत्रण हो सकता है सरकार का। ठीक है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन होगा, ठीक है, तो ऐसे प्रावधान जो सरकार को दूरसंचार नेटवर्क पर कब्जा करने की अनुमति देता है, ठीक है, पूरा का पूरा नियंत्रित कर सकता है। तो आज की दुनिया में हमने हाल के संघर्षों में देखा है कि पहला लक्ष्य बिजली क्षेत्र और दूरसंचार है। इसलिए मतलब कोई भी हमला अगर हो रहा है आईटी से, इंटरनेट से, तो पहला लक्ष्य बिजली को मैनिपुलेट करना है और कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट करना है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद फोन कनेक्शन की बात की जा रही है कि 1996 से पहले तक भारत में तो मोबाइल फोन ही नहीं था। तो 1996 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित एक व्यवस्था है, यह कई अलग अलग सरकारों द्वारा समय परीक्षित है। यह प्रणाली अब तक बिल्कुल ठीक काम कर रही है। वही फोन टैपिंग की बात की जा रही है कि 1996 में आसपास कोई मोबाइल फोन नहीं थे और फोन टैपिंग को भी न्यायिक जांच की आवश्यकता के बिना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिकृत किया था, सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। आगे कहा जाता है कि व्हाट्सएप या फिर ओटीटी ऐप को विनियमित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है इस अधिनियम में व्हाट्सएप या फिर ओटीटी का विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है अभी अधिनियम में। लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि अधिनियम की भाषा भविष्य में इसकी अनुमति दे सकता है। ठीक है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, खास के ओटीटी को प्रबंधित करने के लिए, विनियमित करने के लिए, या फिर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उस पर और कंट्रोल बढ़ाने के लिए। इसमें आगे कहा जाता है कि अधिनियम में यह भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी हम लोग सिम कार्ड्स लेते हैं उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक हो गया है। ठीक है, और टेलीकॉम के लिए नो योर कस्टमर मतलब कि केवाईसी बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। आज एक बैंक सेवा की तरह बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं, मनोरंजन, सब कुछ इन दिनों फोन पर हो रहा है और एक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में कनेक्शन लेने की 9 कनेक्शन ले सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक व्यक्ति 9 सिम कार्ड ले सकता है। उसके बाद मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रकाशित कोई भी पोस्ट किया, ठीक है, परंतु जो प्लेटफॉर्म है उसकी जिम्मेदारी होगी कि ये जो पोस्ट किया गया है वो कितना घातक है, या प्रकाशन उन चीजों को उचित तरीके से स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसको भी नियंत्रित करने की बात की जा रही है। जो सोशल मीडिया पर लगातार जो जैसे डीप फेक का मामला आ रहा है, या फिर अनेक जो टेररिज्म से संबंधित पोस्ट किए जा रहे हैं, धार्मिक उपद्रव को बढ़ाने के लिए पोस्ट किया है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। तो इस बिंदु पर हम मौजूदा नियामक ढांचे और मौजूदा कानून के तहत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूरा आश्वासन दिया है कि वे डीप फेक का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए सभी उचित कदम उठाया जाएगा सोशल मीडिया के द्वारा, और हम उन पर अधिक सक्रिय होने के लिए भी दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो डीप फेक का पता लगा सकती है और अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, प्रबंधित किया जा सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें आईटी मिनिस्टर के द्वारा कुछ बताया गया था, खास के टेलीकम्युनिकेशन बिल जो अभी हाल ही में विंटर सेशन में पास हुआ है, तो उसके कुछ मुख्य बातों को डिस्कस किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमारे पड़ोसी देश भूटान में अभी चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, लगातार तो देखा जा रहा है, खास के एशियन क्षेत्र में लगातार चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, अभी भूटान में चुनाव होने वाला है, इंडिया में चुनाव भी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों में यूएसए में भी चुनाव होने वाला है। तो अभी जो है बहुत से क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं, तो उसी की बात की जा रही है कि जो भूटान में जो चुनाव हो रहे हैं, अभी भूटान की जो इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 1.7% है। तो वो अपने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए मेगा सिटी योजना की घोषणा कर रहा है। ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं। भूटान में यह जो है वो चौथा राष्ट्रीय चुनाव है। साल 2008 में पारंपरिक राजतंत्र, 2008 तक राजतंत्र था, उसी के बाद से संसदीय सरकार में परिवर्तन आ गया
भूटान में यह चौथा राष्ट्रीय चुनाव है। चुनाव में केवल पूर्व प्रधानमंत्री तशेरिंग टोब्गे की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पूर्व लोक सेवक पेमा चेवांग की अध्यक्षता वाली भूटान ट्रेंडल पार्टी शामिल है। ठीक है, यही दो पार्टियां शामिल है। नवंबर मतदान के प्रारंभिक चरण में 3 अन्य दल अंतिम दौर के चुनाव से बाहर हो गए। ठीक है, तो भूटान में पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, तो देश में चुनाव प्रचार में आर्थिक संकट का मुख्य मुद्दा रहा और विश्व बैंक के अनुसार भूटान में पिछले 5 वर्षों में वृद्धि दर जो है वो मात्र 1.7% ही रहा। तो बेरोजगारी के चलते विदेशों में उच्च शिक्षा और नौकरियों की तलाश में युवाओं का पलायन जो है वो देश की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर रहा है। उसी को समाधान करने के लिए, आर्थिक चुनौतियों को समाधान करने के लिए भूटान नरेश जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने दिसंबर में गेल्फू में एक मेगा सिटी की योजना घोषित की, जिसमें विदेशी निवेश के साथ कार्बन मुक्त, ठीक है, अपने कार्बन को भी ये ट्रेड करेगा। वांगचुक का कहना है कि शहर का निर्माण भूटानी संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रख के किया जाएगा और यहाँ से कार्बन भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, आकर्षित करने की बात की जा रही है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप होगा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने शीर्ष भारतीय व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके इस परियोजना में निवेश करने की उम्मीद है। भारत भी इस परियोजना में निवेश कर रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो भूटान संबंधित थे। अब देख लेते हैं आज हिस्ट्री से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जोशीमठ सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि। स्टेटमेंट पहला है, यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के प्रमुख मार्गों में से एक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस पर कत्यूरी राजाओं के शासन था। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक था जोशीमठ, ठीक है, और यह जो है वो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के प्रमुख मार्गों में है और इस पर कत्यूरी राजा का शासन भी था जोशीमठ में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, तमिल क्षेत्र से सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है, ये किनके बारे में पूछा जा रहा है, तो मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तमिल क्षेत्र से सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा जब एकेश्वरवादी थे तो एक ही ईश्वर को मानते थे, ठीक है, तथा मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। और स्टेटमेंट दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये दोनों सही हो जाएगा और ये जो है प्रश्न 2016 में आया था यूपीएससी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था। ये ध्यान रखिएगा, विजयनगर के शासक कृष्णदेव के कराधान व्यवस्था की बात की जा रही है, ठीक है। उसी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यहां भी स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर ही भू राजस्व की दर दी जाती थी कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था में और कारखानों के निजी जो स्वामी थे, जो मालिक थे, एक औद्योगिक कर भी देते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था, ठीक है, और रूमी दरवाजा के निर्माण के लिए ईंटों एवं चूने के लेप का उपयोग किया गया था, इसलिए ये दोनों कथन गलत है और डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी किस शैली का है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बूंदी शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी कांगड़ शैली, ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली।
क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ शैली जो है वो राजस्थान से है। ठीक है, यहाँ के राजा जो थे मान सिंह के समय ही किशनगढ़ शैली का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे। कैसा लगा डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।